माइक बंद है। नमस्ते भाई, है ना सभी को। हाँ भाई, पिछली बार हमारी बातचीत में आ गया था दो लाइन के बीच में एंगल को लेकर के बात, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। ठीक है, पहली चीज अभी भी मेरा नतीजा शायद सभी को पता होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन कहलाती है। नंबर 1, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, तीसरा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, अपने आप में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, चौथी चीज एक्स कॉस अल्फा प्लस में वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी जो है वो नॉर्मल फॉर्म है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लाइन में ये वाला एंगल अल्फा और ये वाली साइड पी है। ठीक है ना, और ये भी मैंने आपको बताया था, ये पी बाई कॉस अल्फा होता है, ये पी बाई साइन अल्फा होता है। ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, वैसे तो पता ही है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसके सिवा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स वन जो होता है वो डबल पॉइंट फॉर्म कहलाती है। इसके सिवा आप सबको ये भी पता है कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल अगर tan थीटा है, ठीक है, तो थीटा भी और पाई माइनस थीटा भी दो एंगल होते हैं, और m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, का मॉडुलस होता है उनके बीच का एक्यूज एंगल ले रहा है ना। ऐसा, यहां तक की बात तो सही है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन है अपना पहला, आज के दिन का पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x प्लस में 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड मेकिंग triangle with coordinate axes of area 24 square units। सही है भाई, एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन बतानी है जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, इसके पैरेलल हो और अपने आप में कितना एरिया बनाती हो, 24 स्क्वायर यूनिट का एरिया बनाती हो। तो पहली चीज अपने को ये भी पता होना चाहिए कि लाइन पैरेलल टू 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ भाई, किसी ने भी अगर नया कोर्स लिया है तो कृपया करके ये वाली बात बार बार नहीं लिखे। ठीक है, आपने नया कोर्स लिया है पूरी जिम्मेदारी के साथ में, अब आपको रास्ता बनाना पड़ेगा पढ़ाई का। ठीक है, बार बार लिखा तो मैं यही से बैन करा दूंगा, हो सकता है यही आपका लास्ट डे हो जाए। ठीक है, छेड़ना मत। हाँ भाई, पढ़ाने देना। ठीक है, हाँ भाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। क्या कहते हो आप इसके, फटाफट फटाफट फटाफट। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन कितनी होगी? नहीं वैसे पैरेलल लाइन की इक्वेशन पैरेलल लाइन की इक्वेशन पैरेलल लाइन की इक्वेशन नहीं, अगर पैरेलल लाइन की क्वेश्चन देखी जाए तो सेम टू सेम लिख दो, 3x प्लस में 4y प्लस k इक्वल टू 0, ये हो गई पैरेलल लाइन की क्वेश्चन, दैट्स इट। तो पहली चीज एकदम सही है। हाँ, अब पैरेलल लाइन की क्वेश्चन, अगर ये पैरेलल लाइन की क्वेश्चन है तो हमारे को ये पता है कि इस लाइन के अंदर ये वाला पॉइंट अगर मैं a कहता हूं, ये वाला पॉइंट अगर मैं b कहता हूं, ये तो मुझे पता है ये c 0, ये तो ओरिजिन है 0 0 होगा ही होगा। a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे साहब? a के कोऑर्डिनेट में कोई खास बात, y की वैल्यू 0 होती है। अगर a के कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो y की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का k/3। सही है, y की वैल्यू पा जाओ। अगर b की बात करी जाए तो हम x की जगह 0 डालेंगे तो y की वैल्यू माइनस k/4। करेक्ट है। तो अगर कोई इसका एरिया निकालेगा तो एरिया कैसे निकलेगा? 1/2। ठीक है ना, 0 0 से शुरू करूं, 0 0 माइनस k/3, 0 0 माइनस k/4 और वापस 0 0 से पैक करते हैं। तो जो भी हमारा आंसर आया वो इस ट्राइंगल का एरिया आया। इस ट्राइंगल का एरिया अगर आया तो इसका आंसर दे रखा है 24, लेकिन याद है ना अपन प्लस माइनस लेते हैं, एरिया दिया जाता है। तो मैं जैसे इसे सॉल्व करूंगा तो 0 बन गया और 0 ही बन गया पूरा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0,
ओ सारा आंसर 0 आ गया, गजब हो गया गजब। तो फिर मैं इस रास्ते से जा ही नहीं रहा, मैंने समझदारी से रास्ता बदला। सही है, वैसे सारा 0 नहीं आ रहा, अगर आप समझदार हो तो वैसे मेरा 0 नहीं आ रहा, सारा ये 0 आया, नो डाउट आया 0। ठीक है, इसका आंसर 0 आ रहा है, प्लस इसका आंसर 0 नहीं आ रहा। यहां से देखा जाए तो इट इज के स्क्वायर बाई 12 आ गया, राइट है। अच्छा, तब तक ये 1/2 उधर जा चुका है, बाकी सब 0 आ गया, प्लस 0, ये सब 0 आ जाएगा, और ये इस तरह की तरफ आकर के प्लस माइनस 48 हो गया। यहां से के स्क्वायर इजिकल टू प्लस माइनस 12 इंटू 48 हो गया। सही है, 12 इंटू, इसे मेरी नजरें प्लस माइनस 12 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 2 देख रही है। सही है ना, तो के स्क्वायर बराबर में इतना, तो मुझे जो के दिख रहा है, ठीक है ना भाई, प्लस लेने पर मुझे जो के दिख रहा है, ठीक है ना, प्लस लेने पर वो प्लस माइनस 12 इंटू 2 दिख रहा है, माने के की वैल्यू या तो 24 है या फिर माइनस का 24 है। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी कितनी, कितना 3x प्लस में कितना 4y प्लस का 24 इक्वल टू 0, या 3x प्लस का 4y माइनस का 24 बराबर 0। सही है, हाँ बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल सही बोला बेटा, बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ग्रेट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू 1,1। बनाइए, पासिंग थ्रू 1,1। नहीं, मैं अभी कोई होमवर्क डिस्कस नहीं करने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान लगा रहा हूं कि मैं थोड़ा सा, है ना, दूरी तक अपन कोर्स को कर लें, फिर इकट्ठे उस सबका होमवर्क कर लेंगे। बनाइए। हाँ भी हो गया, बिल्कुल, पासिंग थ्रू 1,1। चलो अब देखिए साहब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे स्टूडेंट ने बराबर जवाब दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर परपेंडिकुलर लाइन की बात करते हैं तो आपस में न केवल इनको चेंज करते हैं, 4x कर देंगे, 3y कर देंगे, प्लस की जगह माइनस करके प्लस के बराबर 0 कर देंगे। और ये क्योंकि 1,1 से जा रहा है तो अपन इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 4 माइनस 3 प्लस के बराबर 0, माने के की वैल्यू -1 आ गई, जो कि यहां रखने पे आंसर आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। हाँ, फटाफट से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज, दे रखा 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, एंड साथ में दे रखा है सेंटर इज 0 0। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ द डायगोनल। फाइंड इक्वेशन ऑफ द डायगोनल। अच्छा देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं ना, एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक साइड अपन अपनी तरफ से ले लेते हैं कि 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0 है, ऐसा। अब हमारे पास एक डायगोनल यहां होगा और एक डायगोनल यहां होगा। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में जो सेंटर है वो 0 0 है, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात पता है कि मेरे पास में कोई सी भी डायगोनल की बात कर लो, मैं इनका नाम रख लेता हूं कुछ। इसका मैंने नाम रखा ABCD। ठीक है ना, क्वेश्चंस को दोबारा सुनना, जैसे अपनी बात खत्म हो जाए ना, तो जब आप वापस बैठो तो ये, क्योंकि एक ऐसा लेक्चर है जो कि स्ट्रेट लाइन है, बेसिक लेक्चर है,
हमको जब ये चैप्टर अच्छा आएगा तो हमारे बाकी की संभावनाएं बनेगी, याद रखना है ना, इस बात को पकड़ के चलना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, नीड्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, वंस इट इज स्टार्ट देन नो नीड टू वर्क हार्ड। एनी मोर, नहीं आएगा तो समय लेगा, आ गया तो फिर समय नहीं लेगा, फिर चीजें खुद ब खुद क्लिक करेगी। मैं लिख के दे रहा हूं ना, ये याद रखना एक काम की बात। अच्छा देखो जरा ध्यान से समझो, मेरे पास में दो डायगोनल है, एक डायगोनल के नाम पे मेरे पास कौन कौन से डायगोनल है, एक डायगोनल है AC और एक है BD, दो डायगोनल है, दिख रहा है, दोनों ही बाई चांस इस लाइन से 40 डिग्री बना रहे हैं, दोनों ही बाई चांस कितना बना रहे हैं, 40 डिग्री बना रहे हैं। अच्छा तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे लिए दोनों ही लाइनें 40 डिग्री बना रही हैं। अगर दोनों ही लाइनें 40 डिग्री बना रही तो मुझे दोनों की स्लोप नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि एक लाइन की स्लोप m है, ठीक है। अब किसकी m है, इसकी कि इसकी, लेकिन इससे 45 डिग्री पे जो भी लाइन जा रही है उसकी स्लोप m है। तो मैं ये बात समझा कि अगर मैं इसको समझ रहा हूं तो ये हो गया tan 40 डिग्री इज इक्वल टू में, ठीक है, कौन सी लाइन की, मैंने कहा इस लाइन से 45 डिग्री पे जो भी लाइन जाए, चाहे ये जाए चाहे ये जाए, मुझे इससे मैटर नहीं करता, इससे जो भी 45 पे जाएगी उसकी स्लोप m है, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि इसकी स्लोप, इस लाइन की स्लोप है ना, m डैश की अगर बात की जाए तो इसकी स्लोप 3/4 है। तो मैं यहां से कह सकता हूं 3/4 माइनस m, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m/4, ये tan 45 के बराबर होगा फार्मूले के हिसाब से। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो m वाली कोई भी लाइन जो 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0 से m एंगल पर जाएगी, m स्लोप के साथ जाएगी, 40 डिग्री बनाएगी, वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगी। तो पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा लेकिन ये तो खुद 1 होता है, तो अगर ये 1 होता है तो मैं सामने 1 बैठा देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो मुझे यहां दिख रहा है 3/4 माइनस m मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस में 1 प्लस 3m/4। अच्छा जब मॉड हटता है तो साथ में प्लस माइनस लाता है, ठीक है ना। तो मैं यहां से लिख रहा हूं 3/4m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 3m/4, राइट है। मैं एक बार प्लस वाला साइन ले रहा हूं, तो अगर मैं प्लस वाला साइन ले रहा हूं तो 3/4 माइनस m इज इक्वल टू 1 प्लस 3m/4, एक तरफ तो ये बनेगा, और दूसरी तरफ जब मैं माइनस वाला साइन लूंगा तो मुझे दिखेगा 3/4 माइनस m इज इक्वल टू -1 माइनस 3m/4। ओके अगर मैं 3/4 को उधर लेके चलता हूं तो यहां से बचेगा माइनस का m/4 इज इक्वल टू में माइनस का 7/4, 4 और 4 हटा दो, माइनस माइनस हटा दो, m की वैल्यू 7 आ गई, m की वैल्यू 7 आ गई, करेक्ट है। अच्छा अगर मैं m को इधर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 7m/4 इज इक्वल टू 1/4, सही है। 4 से 4 हटा दो तो मेरे पास में एक m की वैल्यू, दूसरे मतलब एक और m की वैल्यू 1/7 आ गई, ठीक है। तो मेरे पास में क्योंकि दो लाइनें थी तो मेरे पास दो आंसर आने थे, मेरे पास दो लाइनें थी, मेरे पास दो आंसर आने चाहिए थे, और वो आए भी है, बराबर आए हैं ना, मतलब अपनी तरफ से यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को, ठीक है। अब ये आंसर जो भी आए हैं इसमें पक्का एरर है। क्यों एरर है, मेरे को कैसे पता चल रहा है एरर? मुझे ऐसे पता चल रहा है कि मेरे आंसर्स का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए था। कैसे? मैं अच्छे से जानता हूं कि ये बीच में 90 बनाता है, तो मेरा आंसर अगर एक 1/7 है तो दूसरा -1/7 होना, माइनस का 7 होना था, तो मुझे चेक कर लेना चाहिए, जो कि मुझे डर लग रहा है, ठीक है, कि कहीं मैंने क्या गलती करी, वो लेट मी चेक इट, है ना। माइनस लिया बराबर है, ओके, इधर प्लस लिया तो 1/4 7m/4, हाँ ये माइनस का 1/4 है, ठीक है। तो माइनस का 1/7, देखो मैंने कहा था बिल्कुल इट मस्ट बी -1, और बकायदा इट मस्ट बी -1 नहीं, बकायदा -1 आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो मेरे पास दो लाइन है और दोनों आ गई भाई। अब आपको इक्वेशन ऑफ डायगोनल की जरूरत थी, मैं AC की बात करता हूं। तो अगर मैं एक की स्लोप का 1/7 लेता हूं, ठीक है, 7 ले लेते हैं पहले, तो y - 0 इज इक्वल टू 7x - 0। अगर मैं BD की बात करता हूं तो y - 0 इज इक्वल टू -1/7 इंटू x - 0, इट इज x प्लस 7y इक्वल टू 0, और यहां पे देखा जाए तो 7x - y इक्वल टू 0। तो दो आंसर आ गए, राइट है। तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल बट गुड क्वेश्चन,
स्टार्टिंग के लिए बुरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या आपको ये बात समझ में आई? फार्मूला कौन सा यूज करा था अपन ने? ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आओ। आज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इज 2,3। इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड, इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर क्वेश्चन मार्क। वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2,3, ठीक है, हो गया। बहुत काम की चीज है ना, फटाफट फटाफट से इस पे भी चलते हैं। रेडी? हाँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी श्रेयांश, ये सब चलता रहता है, ठीक है। जल्दी से आइए, जल्दी से, ठीक है। अब देखो जरा सुनना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। फोटो बनाए फटाफट से, है ना। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से थोड़ी मिलती जुलती फोटो बना लेते हैं, नाम पे आ जाता है फटाफट से, है ना। जरा समझना, ए बी सी, चले। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि ए जो है वो 2,3 है और उसके सामने वाली जो साइड है उसकी इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 है, ठीक है। ये दो बातें समझ में आती है। अच्छा, कहता है इस साइड की इक्वेशन और इस साइड की इक्वेशन बताओ। बिल्कुल बता देंगे, बस मुझे क्या चीज चाहिए? एक ये 2,3 से गुजर रही है, ये भी 2,3 से गुजर रही है, बस दोनों का एम ला दो, काम बन जाएगा मेरा। क्या आपको पता है कि ये कहानी में इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों लेके आया? ताकि उसे पता चल गया कि एंगल कितना है, 60, इधर से भी और इधर से भी, राइट है ना भाई। इधर से भी 60, इधर से भी 60, कराटे प्रॉब्लम है ना। अब देखो, वो उधर देखोगे ना तो वो भी क्या था, इधर से भी 45, इधर से भी 45, कराटे प्रॉब्लम है ना। वैसे इधर से भी 60 60। तो अगर देखा जाए तो हमारे को एम निकालना है भाई। मैंने इसका नाम एम सोचा, इसका तो एम डैश पता ही है, दुनिया में -1 है। तो मैं बहुत अच्छे जानता हूं कि अब जो स्टार्टिंग होने वाली है कहानी की वो कैसे होने वाली है। इस बार कहानी में 1060 डिग्री लगेगा, मॉड लगेगा। एम लिख लू, एम m1 की जगह m माइनस m2, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2, सही है। अच्छा, ये 1060 डिग्री इज नथिंग बट √3। √3 इज इक्वल टू में हो गया m प्लस 1, ठीक है, और ये 1 प्लस m है। ओ क्या हो रहा है, ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अच्छा, अपॉन में नीचे कितना, 1 मॉडुलस में 1 माइनस m। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो √3 टाइम्स 1 माइनस m इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस 1, सही है। अच्छा, अब वापिस याद है ना, दो कंडीशंस खेलेंगे, दो कंडीशंस पे खेल लें। एक बार जो मैं प्लस लेता हूं और एक बार जो मैं माइनस लूंगा, करेक्ट। अच्छा जरा देखो, प्लस लेता हूं तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस √3m बराबर में m प्लस 1, सही है। अच्छा, यहां से हो जाएगा m के कॉमन लेते ही 1 प्लस √3, ठीक है, और यहां से हो जाएगा √3 माइनस 1। क्या कहते हो आप, आपके पास में m आया कि नहीं आया? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सही है। एक m आ गया, सही है। लाइन की इक्वेशन चाहिए, y माइनस 3 इज इक्वल टू ये गंदी सी इक्वेशन। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे ऊपर रैशनलाइज कर लेते हैं तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट है ना। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 3। लीजिए साहब, एक लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन 1 नाम दे देता हूं, लाइन 2 के लिए मैं इसी में माइनस उठा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसे खोलता हूं, √3 माइनस √3m। जब मैं माइनस उठाऊंगा तो पता है ना यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस का m माइनस का 1 हो जाएगा, सही ना भाई। हाँ, मैंने रैशनलाइज किया भाई, ठीक है। हाँ, रैशनलाइज करना क्यों नहीं समझदारी, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अब की बार अगर हम लोग m कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस √3 इज इक्वल टू कितना, ये उधर जाएगा, m के कॉमन लेते हैं 1 माइनस √3 और इधर से हो जाएगा -1 माइनस का √3। गंदा काम कर रहा है,
m की वैल्यू आ रही है 1 + √3 अपॉन √3 - 1, तो ये आ जाएगा 2 + √3। ग्रेट, 2 + √3। तो मेरे पास में लाइन 2 की इक्वेशन आ रही है y-3, ठीक है, इजिकल टू में 2 + √3 इंटू में x-2। एक्सपेक्टेड है कि m के आने के बाद में लाइन की इक्वेशन को लेकर के तो कुछ भी चक्कर नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या किसी को कोई शक है फार्मूले को लेकर के फिर से कि 1 + m1 m2 होता है या 1 - m1 m2 होता है? ऐसा कोई शक तो नहीं है ना? आई एक्सपेक्ट कि कोई ऐसा शक नहीं होगा कि m1 m2 को लेकर के कंफ्यूजन हो, है ना भाई। तो ये तो बन जाएगा, सही है। हाँ भाई, पिछले 22 मिनट में हमने 4 क्वेश्चन ही किए हैं, बस सिर्फ 4 क्वेश्चन ही किए हैं पिछले 22 मिनट में। काफी स्लो हो गया है मामला, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर यू, ठीक है। लाइन में x-2 होगा, एग्जैक्टली यहां पे x-2 कर लेना, ठीक है, ओके। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन सुनना, ठीक है। अभी हमने 2 ऐसी प्रोफाइल के क्वेश्चन किए जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 साइड्स मिसिंग थी, वो निकाल के दिया हमने, और डायगोनल मिसिंग थे, वो निकाल के दे दिया। ऐसा क्वेश्चन किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है अ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है, इज सेंट along line x-2y-3 = 0, ठीक है। x माइनस, इसको दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन में है अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, इज सेंट along line x-2y-3 = 0 upon reaching the line 3x - 2y - 5 = 0. Ray is reflected from it. Find reflected ray. Find reflected ray, ठीक है, find reflected ray, ठीक है भाई, find reflected ray। हाँ भाई, राइट है। हाँ, तो बहुत फर्क है, तभी तो टीचर के साथ बैठ करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर टीचर कम क्वेश्चन करा रहा है, इसका मतलब ये कि अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रोफाइलें नहीं देख पा रहे आप, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ए रे ऑफ लाइट, है ना, इज सेंट अलोंग द लाइन, ये आपकी रे ऑफ लाइट है ना, इंसिडेंट रे की इक्वेशन दे रखी है x - 2y - 3 = 0, ये से रिफ्लेक्ट हुई है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है, ठीक है ना, वो नहीं पता। अच्छा, ये किस लाइन पे जाके टकराई है? ये ऊपर जिस लाइन पे जाके टकराई है, दैट इज 3x - 2y - 5 = 0, ठीक है ना भाई। और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी है अपने को। अच्छा, अब क्या क्या किया जा सकता है, आप बताइए क्या क्या करें अपन, कैसे निकाली जाए कहानी में। अच्छा देखो, ये तो पता है कि ये वाला पॉइंट तो मैं निकाल दूंगा। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो मेरे को आप एंगल दे दो, माने एक तो स्लोप दे दो, एक पॉइंट दे दो। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जिससे गुजरेगी, वो पॉइंट तो मैं निकाल ही देता हूं। तो सबसे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, सही है भाई, ताकि मैं इस पॉइंट को जैसे सपोज करो ए नाम देता हूं, तो ए चाहिए मेरे को। तो ए निकालने के लिए मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। तो मुझे यहां से ये दिख रहा है 3x
-2y-5 = 0, और यहां से मुझे दिख रहा है x -2y-3 = 0, और मैं सोच रहा हूं कि ये मैं माइनस, ये मैं प्लस, और ये मैं प्लस कर देता हूं, ये दोनों कट जाएंगे, यहां से 2x आ जाएगा और यहां से 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास में 1 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो 2y बराबर -2, माने y की वैल्यू -1 आ रही है, तो हमारा पॉइंट हो गया 1, -1। एक मिनट चेक कर ले, अगर मैं 1 यहां रखता हूं तो 1 + 2, हाँ सही है, ठीक है, 1, -1 आ गया। तो अच्छा, अब दूसरी चीज अदिति ने बिल्कुल सही बात बोली बेटा, क्या बोला उसने? उसने बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा सेम होगा। तो अब अपन देखो प्रोफाइल पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये दोनों सेम होगा तो हम इस पे दिमाग लगाते हैं, भाई सेम होगा तो क्या करा जाए सर? सेम होगा तो मुझे पता है कि इस एंगल का स्लोप, ठीक है, तो सॉरी इस लाइन का स्लोप 3/2 है, तो अपन ये कह सकते हैं, अच्छा, और इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है ना, वो 1/2 है, तो मैं कह सकता हूं ये tan अल्फा जो है, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि tan अल्फा कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा, ये होगा 3/2 - 1/2 अपॉन 1 + 3/2 × 1/2। सही है। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे की स्लोप को अगर मैं m मान लेता हूं या m1 मान लेता हूं, ठीक है ना, तो ये अगर 1/2 तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये अगर m1 है और सर इसकी स्लोप है वो अगर 3/2 है, तो इससे जो tan अल्फा आएगा और इससे जो tan अल्फा आएगा वो दोनों सेम होगा, ठीक है ना। तो यहां देखा जाए तो दोनों साइड का tan अल्फा सेम होगा, दोनों के tan अल्फा सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्फा तो सर सेम है, अल्फा सेम है तो tan अल्फा भी सेम होगा। तो इसका tan अल्फा तो आपने निकाल लिया, तो इसका tan अल्फा निकाल दो ना सर। तो कैसे निकालेंगे भाई? tan अल्फा निकालने के लिए हमने क्या किया, मॉडुलस में है ना m, ध्यान से समझना, m -3/2, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2 कर दिया। इसको सॉल्व करने वाले बच्चे जानते हैं कि ये बन गया 7/4 का उल्टा 4/7, सही है भाई, ये बन गया 4/7 इजिकल टू में मॉडुलस में बन गया है m -3/2 अपॉन में 1 + 3m/2। ये मॉडुलस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 और फिर मॉडुलस हटाएंगे 1 + 3m/2 इजिकल टू में 7 × में m -3/2, और आपको पता है प्लस माइनस लगेगा मॉडुलस हटाएंगे तो। अगर प्लस माइनस लगेगा तो जिस दिन मैं प्लस लूंगा उस दिन ये 4 + 6m बनाएगा और यहां बनेगा 7m, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 21/2, और अगर मैं माइनस लूंगा तो यहां हो जाएगा 4 + में 6m, है ना, इजिकल टू में यहां बन जाएगा माइनस का 7m प्लस का 21/2। दोनों में फर्क तो होगा, तो मैं इसको अगर देख रहा हूं तो m आ गया, और 21/2 अगर उधर की तरफ जाता है तो इट इज नथिंग बट 29/2 हो जाएगा। हाँ, और यहां से देखा जाए तो ये 13m हो गया, है ना, है ना, है ना, ये इधर आएगा 13m, ये इधर चला गया तो 21 में से 8, 21 में से 8 गया 13/2। वाह, तो इधर से मेरे पास में m1 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 अगर मैंने मान लिया, ठीक है ना, तो मेरे पास फाइनली m1 की वैल्यू आ रही है 1/2। तो मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं। क्या कहते हो आप? क्या आप में से किसी को बात समझ में आई? क्या हमें इस चीज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है कि मॉडुलस में a - b लिखो या b - a लिखो, फर्क पड़ता है? किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये m1 - 3/2 है या 3/2 - m, दोनों मॉडुलस में है, हम बच के निकल जाएंगे, ठीक है ना। इससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जरूर आ गई है। आपको चाहिए ना रिफ्लेक्टेड रे, मैं दे सकता हूं, मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ रही है y माइनस, ठीक है, किस लाइन से गुजरे थे हम, 1 को कौन से ना, y + 1 इजिकल टू में 29/2 x - 1, क्या कहते हो आप? और दूसरी इक्वेशन आ रही है y + 1 इजिकल टू 1/2 x + 1, ठीक है, x - 1, क्या कहते हो? इस जगह पर एक, सर दो रिफ्लेक्टेड तो नहीं आ सकती सर, हाँ दो नहीं आ सकती, तो एक गड़बड़ है, एक लाइन की इक्वेशन गड़बड़ है सर। कौन सी वाली गलत है?
सर दो रिफ्लेक्टेड रे नहीं हो सकती सर, आएगी तो एक ही, या तो 29/2 या 1/2। अब किसी एक को गलत तो साबित करना ही पड़ेगा सर। क्यों आखिरकार गलत क्यों है? 1/2 नहीं ले सकते सर। क्यों नहीं ले सकते सर? 1/2 नहीं ले सकते ना सर, मैं कह रहा हूं आपको 1/2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यस एग्जैक्टली, 1/2 ऑलरेडी काम कर रहा है। मेरी बात आप समझे तो 1/2 ऑलरेडी, ये इंसिडेंट रे की इक्वेशन की, इंसिडेंट रे की स्लोप ही 1/2 है, तो ये नहीं ले सकते। हाँ ये नहीं चलेगी, ये कैसे चल जाएगा? ये तो इंसिडेंट रे की स्लोप है, ये उसी की इक्वेशन निकाल के दे देगा वापस से, इंसिडेंट रे दे देगा। ये अब आप में से कोई कोई समझा? प्रोफाइल नंबर नेक्स्ट। अब अपन ने इंसिडेंट रे के ऊपर काम कर लिया है, डायगोनल के ऊपर काम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफाइल, जो उस पर बात नहीं की जाती उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। अरे सर हो गया ना ये तो बहुत बार, मैंने कहा अब आगे पढ़ो। एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, उसके लिए अलग होता है? हाँ क्यों नहीं, कैसे कैसे कैसे? अगर बाय द वे सपोज करिए कोई एक लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी लाइन जो है वो मस्त आराम से कोई थीटा वीटा बना कर जा रही है, तो फिर अब की बार क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर कोई भी एक लाइन, इसका m तो m है, इसका m1 m है, m1 मान लेते हैं, और इसका 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 m1 m1 है, और इस लाइन की जो स्लोप है वो m2, तो वो तो इनफाइनाइट हो गई ना। सोचना क्यों, ये तो इनफाइनाइट हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? फर्क ये पड़ेगा मेरे दोस्त कि जब तू फार्मूला लगाएगा तो m1 की जगह m1 लिखेगा, माइनस में m2 लिखेगा ना, तो तू m1 में से इनफाइनाइट घटा देगा, तेरे पास इनफाइनाइट आ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा सर? देखना, सोच, जरा ध्यान से सोच कि जैसे ही तेने m2 की जगह इनफाइनाइट रखा तो किसी में से इनफाइनाइट घटाने पे इनफाइनाइट ही बचता है। इनफाइनाइट की किसी से गुणा होकर के एक जोड़ेगा तो इनफाइनाइट बनेगा, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। ओ अच्छा, मैंने इनफाइनाइट नहीं आ रहा, नहीं अब ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जो इनफाइनाइट देने वाला आदमी होता है ना, उसको बाहर बुला लेते हैं। मतलब पहली चीज तो हमारे ये जो हम मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं, मॉडुलस तो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें एक्यूट एंगल की दरकार है, वरना फार्मूले में जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से m2 को बाहर बुला लेंगे। सर वो मॉडुलस क्यों हटाया? इसलिए हटाया क्योंकि मॉडुलस हम एक्यूट एंगल के लिए लगाते थे, ठीक है, ताकि पॉजिटिव आंसर से एक्यूट एंगल आ जाए, ठीक है। पिछली बार बताया था, हमें जरूरत नहीं है। तो इसमें m2 जो है वो इनफाइनाइट देने वाला आदमी है, यहाँ पे m2 इनफाइनाइट देगा, तो हम इसमें से m2 को कॉमन बुला लेंगे कि m2 भैया एक मिनट बाहर आओ। तो m2 भैया बाहर आएंगे तो यहाँ पे m1 बाई m2 छोड़ देंगे, पीछे -1 छोड़ देंगे। नीचे से भी अगर किसी बच्चे ने m2 को कॉमन ले लिया तो 1/m2 प्लस में m1 बनेगा। हाँ बनेगा। सर वो मॉडुलस हटाएं या लगाएं, तेरी जैसी इच्छा है। मतलब तेरे को अगर बाय द वे अगर तेरे को असहज महसूस हो रहा है तो मॉडुलस लगा ले, आंसर फिर भी आएगा। अच्छा, इस m2 को बाहर बुला के कॉमन ला के काट दो। अब m2 की जगह इनफाइनाइट रख दो। जैसे ही आपने इनफाइनाइट रखा तो एनीथिंग बाय इनफाइनाइट 0 बना देगा, वैसे ही 1 बाय इनफाइनाइट 0 बना देगा। तो तेरे पास में क्या बच जाएगा बेटा? ऊपर बच जाएगा -1, नीचे क्या बच जाएगा? m1। तो तेरा tan थीटा बराबर इतना बना। तो याद रखना, जब भी एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो हम जिस लाइन की जो नॉर्मल लाइन होती है उसी का 1 करके आंसर ले लेते हैं। tan थीटा में 1/mod m1। पर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन के साथ समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ समझते हैं, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, कौन कौन सी? √3x -y -3 = 0 एंड x = 4 एंड x = 4, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, सुनना।
बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले मैं तेरे को ये बता दूं कि √3x माइनस वाई है ना, सपोज करते हैं कि हमारी ये कोई ऐसे जाने वाली लाइन थी, ऐसे ही मैंने एक आइडिया ले लिया कि ऐसा कोई लाइन है, ये √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा है। अच्छा, आपको पहले x इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। x इज इक्वल टू 4 जो होता है वो x इज इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन होती है, तो ये x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो x इज इक्वल टू 4 ऑटोमेटिकली y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन। अब यहां से तेरा m कितना निकला बेटा, यहां से m निकल जाएगा √3, निकल गया m √3। तो यहां से इन दोनों के बीच का अगर कोई थीटा पूछ रहा है तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का मॉड, माने 1/√3 आ गया, माने थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/√3। तो tan थीटा में 1/√3 π/6 आता है, तो आंसर π/6 हो गया, माने 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। दैट्स इट, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। अब या तो आप कंसेप्ट वहीं खेलो या पहले से तैयारी करके जाओ और सीधा खेल जाओ। अच्छा, आज का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था कि फाइंड एंगल बिटवीन √3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। ओके, अब जैसे कैसे होता, मान लो ये वो लाइन होती और y इक्वल टू 4 यूं जा रहा होता, दिस इज y इक्वल टू 4। अगर ऐसा हो जाता तो मैं क्या करता सर, तो देख इसका m कहीं छुपा थोड़ी ना है, इसका m तो तेरा बेटा √3 है और y इक्वल टू 4 का m1 √3 और m2 की वैल्यू 0 हो गई। तो tan थीटा में अब तो नॉर्मल फार्मूला लगा दे, कितना रखेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, कितना आ गया √3, माने थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। ठीक है, पिछली बार कितनी निकली थी 30 डिग्री, अब की बार 60 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल साधारण तरीके से खेलिए, क्वेश्चन बहुत आसान है और समझने लायक है। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि ये कहानी आपको इजीली पकड़ में आ रही होगी, क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं आ रही है ना, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, हाँ नहीं, मैं तो देख रहा हूं आराम से बैठ के वहां करके। मेरा मतलब कहला आपको एक कहानी पकड़ में आ गई होगी, क्या कहते हो आप? ठीक है, ओके, बन रहे हैं सर क्वेश्चंस भी, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे पधारो। ठीक है, आई थिंक ये वाला दोनों क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल इज टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल, टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स formed by 3 given lines, 3 given lines। ठीक है भाई, टाइटल डाल लीजिएगा टेंजेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ 3 गिवन लाइंस। राइट है, राइट है, राइट है ना, जल्दी से आ जाइए। रेडी, करें इस पे बात, बहुत ही काम की चीज। ठीक है, पहला, अच्छा फर्स्ट थिंग इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला चीज है अरेंज लाइंस L1 L2 L3, अरेंज लाइंस L1 L2 L3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्लोप्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्लोप्स। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्लोप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्लोप,
अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप। ये क्या चीज आ गई भाई? ये चीज ये आई है कि देखो हमें L1 L2 L3 सबसे ज्यादा स्लोप जो है वो L1 की रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे L2 की स्लोप और तीसरे नंबर पे L3 की स्लोप, ठीक है। ऐसे पहले कैसे, सुनना, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना। देखो हमने लिया पहली स्लोप L1 की, अच्छा खासा थीटा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्लोप ले ली L2 की, तो L1 फिर ये L2, आप देखो ये थीटा और ये थीटा धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है ना। तो इट इज θ1, इट इज θ2, तो ये थीटा कम हो गया। अब L3 करके एक तीसरी लाइन ले रहे हैं जो कि और ज्यादा स्लांट है ना, और ज्यादा टेढ़ी है ऐसे। तो हमने एक तीसरी लाइन ली L3 जिसका थीटा और कम था। अब ये तीनों मिलकर के आपके लिए एक ट्रायंगल बना रही थी। कहां ट्रायंगल बना रही है? यहां, ये ट्रायंगल बना रही है ना बेटा, ये ट्रायंगल। तो आप इसको मार्क कर लो, तो आपके साथ ट्रायंगल बन गया। अब ये जो ट्रायंगल बना ना L1 L2 L3 से जो ट्रायंगल बना, इसको कुछ नाम वाम रख लो, अगर आपको जरूरत है, जैसा वैसा आप अपनी तरफ से इसमें नाम रख लो। पहली चीज तो यहां तक की बात तो मेरा ना ख्याल हर बच्चे को समझ में आ गई होगी कि θ1 θ2 θ3 धीरे धीरे घटते क्रम में मैंने ले लिए, सही है। अच्छा, अब जैसे मैंने इसके नाम पे यहां पे मैंने A लिख दिया, है ना, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, राइट है, ABC नाम ले लिया, ABC। अच्छा, अब मुझे किसी ने एंगल A के बारे में बोला, बहुत धैर्य के साथ एक 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 बात समझना और मुझे बताना, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, राइट है, ठीक है। क्या करा जाए, मुझे एंगल A तक जाना है। एंगल A दिख रहा है आपको? एंगल A, एंगल A किस तरफ से जाया जाएगा सर इसको? मुझे ऐसा लगता है कि एंगल A के लिए, ठीक है, मतलब अगर मुझे जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, मेरे पास में तीन तीन एंगल हैं, मेरे को तो एंगल सारे चाहिए। कैसे आखिरकार किसी भी एंगल तक जाऊंगा मैं? इसमें मैं एक काम और भी कर सकता हूं। ये ABC अगर मैंने यू लिया है तो देखो कोई तकलीफ नहीं है, आप तो है ना, आराम से ABC कैसे भी ले लो, ठीक है। tan A लिख लिया, ठीक है। मैं आपके सामने इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा, है ना। A के साथ जाने वाली इस लाइन को और इस लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया। A इन दोनों लाइनों से बना है, इन दोनों से बना है। अगर मैं A को देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं A को देख रहा हूं तो मेरे पास में A के लिए जो एंगल है वो θ1 और θ3 है। मैं अच्छे से जानता हूं कि एंगल A, ठीक है, पहले बात इस पे चल रही है A पर, बहुत ध्यान से एक एक बात को समझना, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखेंगे अपन, है ना। ये अगर एंगल A है, ये वाला अगर एंगल A है, तो एंगल A प्लस θ3, ठीक है, मिलकर के आपको θ1 दे रहा है। एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो एंगल का सम होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एंगल A बराबर में θ1 माइनस θ3 होगा। चलो इसको साइड करता हूं। अब मैं चलता हूं B के लिए। B को मैंने दूसरा कलर दिया। एंगल B में कौन कौन सी लाइन इन्वॉल्व है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये वाला अगर आपका एंगल B है बेटा, तो एंगल B मुझे कहता है कि B प्लस θ2 बराबर में किसके? θ1 के होगा। तो B मेरे लिए किसके बराबर है? θ1 माइनस θ2 के बराबर है। सही बात है सर, ठीक है। अगले पे बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं किस पे? C पर। अगर मैं C पर बात करता हूं तो C की बात करिएगा बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को। अब यहां पे एंगल C अंदर की तरफ है, ठीक है ना, लेकिन मेरे को C पर कौन कौन सी दो लाइनें दिख रही है इन्वॉल्व होती हुई? ये वाली और ये वाली, राइट है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ये भी होगा। तो एंगल C के लिए मुझे लग रहा है कि कोई भी C प्लस में θ3 बराबर θ2 पे आ जाएगा। तो मेरे लिए C की वैल्यू θ2 माइनस θ3 हो रही है। क्या कहते हो आप? यहां तक की बात तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी कोई भी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रही होगी। बहुत इजी वे में सारे मैनर में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत जल्दी से समझना भाई, एक एक गलती, एक एक चीज समझते हुए चलना है ना। हाँ, अब जैसे इसमें एक जगह गलती है, वो है एंगल A को लेकर के। बड़े ही ध्यान से सोच के जवाब देना कि अभी तक हमने B अंदर का एंगल लिया, C अंदर का एंगल लिया, यहां एंगल A ये वाला होगा सर,
हाँ, ट्रायंगल में ये वाला एंगल ए अंदर का होगा, तो इट इज नॉट बेसिकली, ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो ये जो है ये पाई माइनस ए है। हाँ सर, ये तो पाई माइनस ए, तो देख अब बस एक ही जगह पाई माइनस ए कर देते हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हम यहां पे कहेंगे पाई माइनस ए बराबर इसके, अब मैं दोनों तरफ टेन पहना देता हूं, टेन पाई माइनस ए इजिकल टू में कितना, टेन थीटा वन माइनस थीटा थ्री, ऐसा। लेकिन सर टेन पाई माइनस ए तो माइनस टेन ए होता है ना, हाँ तो माइनस टेन ए बराबर टेन थीटा वन माइनस थीटा थ्री। सर एक काम करें, इस माइनस को इसको दे दें। मैंने कहा तो सर उससे क्या होगा, टेन ए बराबर में टेन थीटा थ्री माइनस थीटा वन हो जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा सर, जब आप इसे खोलेंगे तो फार्मूले में टेन थीटा थ्री माइनस टेन थीटा वन अपॉन में वन प्लस टेन थीटा थ्री इंटू में टेन थीटा वन दिखेगा। हाँ तो उससे सर ये एम थ्री माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम थ्री दिख जाएगा। ओके, तो इससे टेन आ जाएगा सर, बिल्कुल, चलो ठीक है। और सर जिस दिन आपने इसको टेन पहना है, ये भी टेन पहन लेगा, तो सर जब आप इसे खोलोगे तो टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन में वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू बनाएगा। मैंने कहा उससे क्या होगा सर, ये जो टेन बी है वो तो टेंजेंट ऑफ एंगल बी है, वो सर अपने पास में एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू आएगा। ओके, अच्छा सेम वे अगर मैंने इससे टेन पहनाया और इससे भी टेन पहना दिया तो सर ये टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा थ्री अपॉन वन प्लस टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा थ्री दिखाएगा। एग्जैक्टली तो सर ये एम टू माइनस एम थ्री अपॉन वन प्लस एम टू एम थ्री दिखाएगा। हाँ, और जैसे आप इसका मॉड लोगे ये टेन सी दिखा देगा। उससे क्या सर, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात समझ में आएगी। टेन बी आपका क्या है, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू है। टेन सी आपका क्या है, एम टू माइनस एम थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो एम वन माइनस एम टू, सोच रहे हैं आप, फिर एम टू माइनस एम थ्री, और ये कितना एम थ्री माइनस एम वन। सर एक रिदम नहीं है क्या इनमें? मैंने कहा है तो सही। अच्छा अब दूसरी बात, अब क्वेश्चन आता है बार बार, सर आप मॉड क्यों ले रहे हो? तो एक बात बताओ कि आंसर अगर कल को नेगेटिव आ गया तो टेन थीटा नेगेटिव क्या आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने देगा? नहीं रहने देगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको रखना है अपनी वैल्यूज को तो आपके पास में मॉडुलस होना ही चाहिए ना। ओके, मतलब ये सारे के सारे बस मतलब अपने को सिर्फ अरेंज करना है एम वन एम टू एम थ्री, और उससे हमारे पास में टेन बी टेन सी टेन ए तीनों आ जाएंगे। हाँ बस कुछ नहीं करना, सिर्फ अरेंज करते जाना है, अरेंज करते जाना है। कैसे अरेंज करते हैं ना, पहले यहां तक लिखो, फिर मैं आपको फटाफट से, क्योंकि इसमें लिखने में बहुत समय जाएगा आपका, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन के दौरान लेके चलता हूं क्वेश्चन में। मतलब जो टू लाइंस इंक्लूड हो रही हैं उनकी स्लोप ले लो, बस एग्जैक्टली सिर्फ स्लोप्स लेनी है ढंग से, क्रम से। दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन में, पहले आप यहां तक लिख लो। ओके ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, अगले पे आ जाओ जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इफ अ ट्राइंगल एबीसी इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, इफ ए ट्राइंगल एबीसी, इफ अ ट्राइंगल ABC is formed by lines L1, ठीक है, 2x plus y minus 3 equal to 0, L2, ठीक है, 3x minus y plus 1 equal to 0, L3, x minus y plus 5 equal to 0, then obtain a cubic equation, ठीक है, whose roots are tangents of interior angle of triangle, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है, नहीं मैंने इसका क्वेश्चन कभी भी नहीं कराया, बड़े धैर्य के साथ हमें चलना है। ठीक है, देखो रेडी, जरा धैर्य के साथ सोचते हैं। ठीक है, फटाफट से अब क्वेश्चन यहां तक लिख लो। अच्छा एक और बात, इसमें भी एक बात फिक्स है कि हालांकि हमारे को तीनों मॉड में नहीं चाहिए, तीनों मॉडुलस में नहीं चाहिए, तीनों मॉडुलस में नहीं चाहिए, एक नेगेटिव दो पॉजिटिव चलेंगे, एक नेगेटिव दो पॉजिटिव चलेंगे या तीनों पॉजिटिव चलेंगे, दो पॉजिटिव सॉरी दो नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं चलेगा। क्या आप मेरी बात समझे? देखो जब तक आप ये लिखेंगे तब तक मैं पीछे लेके चलता हूं। मैंने तीनों को मॉडुलस में डाला जरूर है, लेकिन मैं आपको खुद बोल रहा हूं, ठीक है ना, M1 M2 M3 माने हमारे पास में जो ये टेंजेंट से जो वैल्यू आ रही है tan A tan B tan C, या तो तीनों पॉजिटिव लाओ या तो तीनों पॉजिटिव चलेंगे या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव चलेगा। ठीक है, तीनों नेगेटिव नहीं चल सकते, तीनों नेगेटिव नहीं चल सकते, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं चलेगा। ठीक है ना, मेरी जान ख्याल आप में से कोई भी बात ये समझ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज हमेशा 180 डिग्री। प्रीतम एकदम पूर्णिम एकदम सही बात बोली है बेटा तेने। अगर कल को दो नेगेटिव हो गए, ठीक है ना, तो इशू है हमारा। वैसे होंगे नहीं, फिर भी मैं तो सेफर साइड पे गेम खेल रहा हूं, चाहिए नहीं वैसे किसी भी तरह से, है ना। मैं आपको फिर बोल दूं, आप में से कोई ये मत समझना कि मेरी को इसमें अड़ी है ना। अच्छा, यहां पर पहले मैं सिर्फ m निकाल रहा हूं सबका, बड़े ध्यान से सुनना, पहले m निकालें, m निकालें। ठीक है, क्या क्या है m जरा सोचो। पहले वाले का -1/2, ओ सॉरी -2। ठीक है, पहले का m कितना है? -2। सोचने वाला समझ जाएगा। अगले का m कितना है? 3। अगले का m कितना है? अगले का m 1। ठीक है, आगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले m निकाले। नाउ डिसाइड m1 m2 m3। m निकाला है, m1 m2 m3 नहीं निकाला। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ फॉलो करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। सबसे ज्यादा m किसका है? सबसे ज्यादा m किसका है? वो m1 बन गया। तो सर सबसे ज्यादा m तो सर 3 दिख रहा है, ले लेते हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? सर 1 है। थर्ड नंबर पे कौन है? सर -2 है। ठीक है ना, तो हमने बढ़ते क्रम में चीजों को अरेंज कर दिया, कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही मेरे पास में ये आया, अब मैं अटैक तीसरे नंबर पे सबसे पहले tan A की बात कर देते हैं, है ना। अब याद रखना, tan A m1 - m2 से मैं स्टार्ट हो सकता हूं। ठीक है, पीछे वाले से मैं कोई बंधा हुआ नहीं हूं, मैं अब वही m1 - m2 m2 - m3 m3 - m1 ऐसे ऑर्डर में चलूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अगर लाइन में नेगेटिव आएगा तो मैं मॉडुलस लगवा दूंगा। ठीक है, फिर मैं चलूंगा tan B पे। tan B के टाइम पे मैं ले लूंगा m2 - m3 अपॉन 1 + m1 m2 m2 m3। ठीक है, फिर मैं आ जाऊंगा tan C के नाम पे। tan C के नाम पे कितना हो जाएगा? m3 - m1 अपॉन 1 + m3 m1। सही है भाई, ऐसे चल रहा हूं मैं ऑर्डर में। अब m1 - m3 के टाइम पे कितना ले रहा हूं? 3 - 1 अपॉन 1 + 3 × 1। भावार्थ 2/4 माने 1/2 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव है तो मेरे को मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ी। m2 - m3 मेरे पास कितना आ रहा है? 1 + 2 अपॉन में 1 + 1 × -2। फिलहाल ऊपर 3 नीचे -1। ठीक है, -3 आ रहा है। ठीक है, हालांकि एक नेगेटिव चल सकता है तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अब tan C के नाम पे चल रहा हूं। tan C के नाम पे m3 - m1 -2 -3 अपॉन में 1 प्लस नीचे की तरफ -2 × 3। राइट है भाई, हालांकि दिखने में नेगेटिव लग रहा है, लेकिन आप जैसे आगे चलेंगे तो -5 बटा -5 माने आंसर 1 आ गया। देखो, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव अलाउड है। ठीक है भाई, मेरा ध्यान रखा, आप में से कोई भी ये बात समझ सकता है। तो मेरे पास में tan थीटा आ गया साहब। जो भी मेरे पास में tan थीटा की वैल्यूज आई है, क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स टेंजेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल हो। माने ये मेरे लिए अल्फा है,
ये मेरे लिए बीटा का रोल निभा रहा है, ये मेरे लिए गामा का रोल निभा रहा है। आपको क्यूबिक इक्वेशन चाहिए, लीजिए। तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, जरा ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना, x माइनस 1/2, x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सही भाई। हालांकि इसने अपने को लीडिंग कोफिशिएंट नहीं दिया है, ठीक है। फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द टेंजेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो अपन तो अपनी तरफ से तो यही लिखेंगे इक्वेशन में, है ना, ठीक है। तो फाइनली दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, तनिष्क बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर एक बार रीजन दोबारा बता दीजिएगा। हाँ भाई, कि एक बार रीजन दोबारा बता दीजिए कि एक नेगेटिव क्यों पॉसिबल है। भाई देखो एक्चुअल में क्या होगा ना कि ट्रायंगल के अंदर जैसे एक एंगल अपन ले लेते हैं 30, दूसरा भी ले लेते हैं 30, तो एक एंगल 120 हो गया, ठीक है। माने हमारे पास में दो 30 के हैं और एक 120 का एंगल है, तो tan 30 पॉजिटिव होगा, दूसरा tan 30 भी पॉजिटिव हुआ और tan 120 नेगेटिव चलेगा। tan 120 माइनस √3 होता है, वो चलेगा। लेकिन अगर सोच कि मेरे पास में दो नेगेटिव होते हैं, tan थीटा से आने वाले दो आंसर नेगेटिव होते, तो दो एंगल 90 से बड़े हो जाते। अगर दो एंगल 90 से बड़े हो जाते तो ट्रायंगल फॉर्म ही कैसे होता बेटा। अगर दो tan थीटा के आंसर नेगेटिव हो जाते, दो tan थीटा के आंसर नेगेटिव हो जाते, तो दो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाते। tan थीटा के नेगेटिव होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल देगा। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल अगर हो गए, दो एंगल अगर 90 से बड़े हो गए, तो 180 कैसे लाओगे। नहीं आया समझ में। हाँ ओके सर, अच्छा हाँ ठीक है। तो बात तो ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। कराटे प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। कराटे प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। लाइन दी होगी, लाइन दी होगी, ठीक है। उस लाइन से, ठीक है, लाइंस जो थीटा एंगल बनाते हुए जा रही होगी, पूछी जाएगी, पूछी जाएगी। तुरंत समझ जाना कराटे प्रॉब्लम है। कैसे 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 कैसे, जैसे सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। अच्छा, इस पॉइंट से एक लाइन है चाहिए, इस पॉइंट से एक लाइन चाहिए जो कि, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे गुजरे। ये जो ये गिवन है, ये लाइन दे दी सरकार ने, ये पॉइंट दे दिया x1 y1। सरकार कह रही है एक लाइन बता जो x1 y1 से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए इस लाइन से। तो तेरे पास एक लाइन है कि दो, तो तेरे दिमाग में आएगा सर एक है, 48 डिग्री पे आ गई नहीं लाइन, और कौन सी होगी। अरे इधर से भी तो जा सकती है ना, यहां से नहीं बनाती क्या 45, हाँ यहां से भी तो बनाती है 45। माने ये वो दो लाइन है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और इस लाइन से 45 बना रही, ठीक है। तो ऐसे में क्या करता है, वो एक लाइन देता है और उस लाइन से 45 डिग्री पर एक लाइन बनाने की पूछता है। माने ये हमारी लाइन गिवन है और 48 डिग्री पर एक और लाइन चाहिए जो 48 डिग्री पे इससे 45 बनाते हुए जाए। तो देखो एक लाइन तो ये वाली और एक लाइन ये वाली, कराटे प्रॉब्लम याद है ना, क्या क्या, ठीक है। तो दो 45 पे 45 45 है ना। हालांकि ऐसे नाम से रख रखा है मजाक मजाक में, लेकिन चीजें काम की हैं बड़ी। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अगली प्रोफाइल देखो आप, ठीक है। EOLPT 1,1, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, विद लाइन कौन सी, 2x + 3y = 10, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक ऐसी लाइन जो 1 1 से जाए, ठीक है, एक ऐसी लाइन, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कि 48 डिग्री के एंगल से जाए और 1,1 से गुजरेगा। फटाफट फटाफट सोचना, फटाफट फटाफट, ठीक है। फोटो कैसी वाली आएगी, ये लाइन है, ये पड़ी, ठीक है।
एक 1.1,1 यहां से, इससे गुजरने वाली एक लाइन ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ये 45 45 पे जाएगी। लेकिन सर हमें क्या पता क्या इनका मतलब, ये दो लाइनों की इक्वेशन बतानी है अपने को, तो हमारे को किसी भी लाइन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट, वो तो पड़ा है, लेकिन स्लोप नहीं है, तो इसकी स्लोप को एम मानो, ये ऑटोमेटिकली ये भी एम हो गया। ठीक है, लेकिन सर कैसे, ये कैसे है ये एम, तो ये सर कुछ और होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, तू जानता ही नहीं है, तू तो ये सोच तेरे को एक ही लाइन पता है, दूसरी फ्री में आएगी, देखना कैसे। ठीक है, एक किसी भी लाइन को एम मान ले, ठीक है, मान ले, अपने आप समझ में आ जाएगा तेरे को। ठीक है, एम माना, एम का इस लाइन से, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। इसका एम डैश देखेंगे तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल है 45, तो यहां से गाना क्या गाएंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉडुलस, क्योंकि 45 के लिए एंगल को ऑब्ट्यूज बनाना है तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे बोलोगे m माइनस माने m1 माइनस m2, m माइनस 2/3 अपॉन में 1 प्लस m इंटू माइनस का 2/3, डन। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू में कितना, m प्लस 2/3 का मॉड अपॉन में 1 माइनस 2m/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस में 2m/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस 2/3, डन है भाई। अब प्लस ले लेते हैं एक बार दौड़ते हुए, 1 माइनस में 2m/3 माइनस में 2m/3 इज इक्वल टू में m प्लस 2/3। ठीक है, और एक बार माइनस ले लेते हैं, 1 माइनस में 2m/3 इज इक्वल टू में माइनस m माइनस का 2/3, डन। ये मिलकर बन गया 5m/3, आहा 5m/3, और ये बन गया 1/3, कट कट, m की वैल्यू 1/5 आ गई। सही है, ये कटा तो यहां से हो जाएगा m/3, है ना, इज इक्वल टू माइनस का 5/3, 3 3 कट गया, m की वैल्यू -5 आ गई। सही, तो बराबर है, लाइन चाहिए, लो उठाओ, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/5 x माइनस 1, या y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 x माइनस 1, लो लाइन आ गई, क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस मेरे नोट्स पढ़ो और कुछ नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरफ जाने की, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ दबा करके। मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, ये बातें जो मैंने लिखी है ना यहां, ये सब तुक्के में नहीं लिखी बेटा, है ना। मैं फिर बताता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होने में बहुत समय ले जाती है, ध्यान रखना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नीड्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, वंस इट इज स्टार्टेड देन नो नीड टू वर्क हार्ड एनी मोर। एक बार बहुत दम लगवाएगी, एक बार समझ में आ गया, क्वेश्चन बना लिए 20 क्वेश्चन बनाने के बाद में कहीं नहीं जाती, फिर तो आपके क्वेश्चन बनते ही चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बस जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल अच्छे भाव में बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। ठीक है, फटाफट से, ठीक है, देखें क्या लाते हो आप। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। क्वेश्चन है EULPT -2 -7 मेक्स एन एंगल, ठीक है, ऑफ tan इनवर्स 3/4, ठीक है, विद लाइन, बस 45 डिग्री की जगह tan इनवर्स 3/4 दे दिया, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। फोटो ये रही, ये वो लाइन है जो जा रही है -2 -7 से, है ना, ये कराटे ऐसा वाला है ना, इसकी स्लोप को अपन ने m मान लिया, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी कितनी है, 4x प्लस 3y, बिना टाइम वेस्ट करे एंटर कर जाना, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। लेट्स सी कितने लोग सोच लेंगे। ठीक है भाई, इस बार tan 45 की जगह लिखना है tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू मॉडुलस, और आपको मैं अगली लाइन बता देता हूं, tan और tan इनवर्स कट जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू मॉडुलस। लेट्स सी कितने लोग आंसर ले आएंगे फटाफट से। सर मेरा तो आंसर ही आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस करते चले जाओ। क्वेश्चन कर सकते हो तो कर लो। पढ़ रहे हैं ऑलरेडी शिवेंद्र।
हाँ भाई बन गया। अरे वो हमारा स्टूडियो बदल गया यार, इससे आपको थोड़ा मैं लंबा दिख रहा हूँ, ठीक है। कईयों को ज्यादा करीब दिख रहा हूँ, है ना। हाँ तो वो ये छोटा भी है काफी, मतलब मेरे को ऐसा छोटा लगता है, पता नहीं है नहीं, बहुत छोटा लगता है, वो काफी लंबा लगता है रूम। एनीवे क्या, और ये बहुत मेरे लिए तो बहुत नीचे है ये, तो ये रहा, मतलब यही आ गया इसका टॉप एंड। वो काफी ऊंचा है, उसमें लास्ट तक जाता है तो मजा आता है लिखने में, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आंसर आ गया आपका tan 3/4, ये आपको मैंने बता दिया था 3/4, तब तक आप लोगों ने यहां पे लिख लिया होगा। इसका m डैश जो आ रहा है ना, वो माइनस का 4/3 आ रहा है, तो m1 माइनस m2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस 4m/3 हो गया, तो यहां से हो जाएगा m प्लस में 4/3 और यहां हो जाएगा 1 माइनस 4m/3। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 4m/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 4/3, ये हो गया अपना। और जिन बच्चों ने बहुत ही हिम्मत लगा करके ये बनाया है प्लस के साथ में, वो लिख रहे हैं 3 माइनस 4m इज इक्वल टू 4m प्लस में 16/3, सही है। तो यहां से हो जाएगा 8m, ठीक है, 8m है ना, और यहां से हो जाएगा 3×3 = 9 माइनस का 7/3, सही है। तो m की सुंदर वैल्यू आ गई माइनस का 7/24, सही है सही है सही है सही है। तुम्हारे पास लाइन की क्वेश्चन आ रही है y प्लस 7 इज इक्वल टू में 7/24, वो भी माइनस का x प्लस 2, बाकी तो कर लोगे, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले माइनस में शायद मजा आने वाला है, शायद कुछ यहां से कितना दिख रहा है 3 माइनस 4m, 3 माइनस 4m, ये तो बराबर है, यहां माइनस होते ही माइनस का 4 माइनस का 4m, ठीक है, और माइनस का 16/3, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ये पॉसिबल नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर क्या आंसर, मतलब ये बराबर है या कुछ और है, क्या आपके मन में क्या ख्याल आता है बताओ, आपके मन के ख्याल बताओ कि क्या इसमें मतलब एक आंसर क्या गड़बड़ हो रहा है हमसे। दूसरे में m तो m कैंसिल हो गया था सर मेरा। हाँ बेटा पूर्णिम, मैं एग्जैक्टली इसी जगह पे तेरे को बेटा लेकर के आना चाहता था, मतलब आपने से सभी को लाना चाहता था, बराबर जा रहे हैं आप, ठीक है ना। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और ये चीज आपको याद भी रखनी है और आगे के लिए बहुत काम की चीज है। यहां पे m से m काटने के बाद में इसको कैंसिल आउट मत करना, इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे देखना बेटा, है ना, मैं जैसे दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं इस 4m को उधर लेके जा रहा हूं, लेके जा सकते हो ना, मैं इस 4m को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये 4m माइनस 4m तेरे को दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और ये माइनस का 16/3 माइनस का 3 बराबर 0 दिख रहा है, ठीक है। मैं 4 माइनस 4 कॉमन ले रहा हूं m में से, माइनस में 16 और 9 25/16 होता है ना, 25/3 दिख रहा है ना अपने को। तो यहां मेरे को अगर मैं इसे ax प्लस बी से कंपेयर करता हूं ना, तो ax प्लस बी से कंपैरिजन करने पर जो मेरा लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 हो रहा है। मेरा लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसको ऐसे समझ या ऐसे समझ, कि अगर थोड़ी सी देर के लिए इसके अंदर भाव समझना बेटा, है ना, तो ये हो रहा है तेरे लिए 0 इंटू एम बराबर में 25/3, ऐसा ना। इस m को नीचे डिवाइड लगा, तो m जो 0 को जैसे आप नीचे भेजोगे तो ये इन्फाइनाइट आ जाएगा। अगर ये m इन्फाइनाइट आ गया तो बहुत अच्छी चीज आ गई, m के इन्फाइनाइट आते ही बहुत अच्छी चीज आ गई, ये नहीं सोचा जाता था। अगर m के इन्फाइनाइट आने से आपका जो m है, अब आप क्या लिखोगे, y प्लस 7 इज इक्वल टू में इन्फाइनाइट की जगह 1/0 x प्लस 2 लिखोगे, 1/0 है ना, 1/0, तो x इज इक्वल टू -2 इज द राइट आंसर। तो ये दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा अलग लेवल की चीज है, ठीक है, इसको भी समझना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स AB and AC of triangle ABC, are x minus y plus 5 equal to 0 and x plus 2y equal to 0, ठीक है ना।
इफ वर्टेक्स इज ए -1 कॉमा सॉरी 1 कॉमा -2 1 कॉमा -2, ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ बीसी, ठीक है। लाइन के अंदर ये दूसरा बहुत अच्छा प्रोफाइल है, एक के बाद एक, ठीक है ना। वाह, नई चीज सीखी है ना। कुछ ऐसा देख लेना ताकि आप में से कई लोगों के लिए बहुत काम की चीज हो। हाँ नहीं, एम अगर इन्फाइनाइट हो गया ना तो उस लाइन का थीटा इन्फाइनाइट होगा, उस लाइन का ही थीटा इन्फाइनाइट होगा ना। हाँ तो ये अपने आप में देखो ना, आप एक्स इज टू -2 बनाओ आदर्श, ये वाकई में इन्फाइनाइट आएगा, ठीक है ना। इससे हम सरकम सेंटर निकाल सकते हैं। हाँ, इनकेस अगर जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जिसकी बात मैं करने वाला हूं ना, जो मैंने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर भी आता है ना, उसको जरा देखो आप। बहुत अच्छी चीज पे चल रहे हैं अपना धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखो आप। ये शीट में था, मुझे नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एबी एंड एसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बना लेना, ठीक है, जान करके, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ए हमारे को दे रखा है 1 कॉमा -2, ऑब्वियस सी बात है ये बी होगा ये सी होगा। अब ए बी लाइन दिख रही है अपने को, ए बी लाइन के लिए बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, एक ऐसी लाइन होती है जो कि न केवल मिड पॉइंट से गुजरती है बल्कि परपेंडिकुलर भी गुजरती है, ठीक है। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन x - y + 5 = 0 है, ठीक है ना। सेम वे अगर आप इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करेंगे ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उसकी इक्वेशन अगले ने x + 2y = 0 दी है, ठीक है ना। इस पॉइंट को अपन d नाम दे देते हैं, इसको अपन e नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो अपन क्या करना, इसका डायग्राम सही बना लेना। अच्छा, डायग्राम सही बनाने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर एक मिरर होता, ठीक है, तो ये एक तो मिड पॉइंट है, दूसरा 90 डिग्री पे फॉल हो रहा है। तो ये जो लाइन है ये अगर इंसिडेंट रे है तो 90 डिग्री दूर पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। माने ये अगर ए जो है जितनी दूरी पे है यही दूरी इधर भी है, तो अगर ये दोनों दूरियां सेम हैं, जितनी दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे उसका इमेज बनता है। तो बेसिकली सी जो है परपेंडिकुलर बनता है, तो सी जो है ना वो और कुछ नहीं है, वो इमेज ऑफ ए है। इमेज ऑफ ए किसमें, x + 2y = 0 वाली लाइन में। अच्छा ये इमेज है, हाँ ये इमेज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भाई, ठीक है। अच्छा तो सर ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है और साथ में ये एंगल 90 है। अच्छा ओके, तो फिर तो सर एक तरह से बी भी इमेज हो गई। हाँ बी अपने आप में इमेज हो गया। इमेज किसकी सर, ए की हुई, हाँ लेकिन लाइन बदल गई ना सर। हाँ इमेज ऑफ ए इन दूसरी लाइन, कौन सी लाइन है, x - y + 5 = 0। अरे सर इमेज वाला तो फार्मूला लगा सकते हैं ना, हाँ क्यों नहीं लगा सकते। जैसे अपन इसको बाय द वे सपोज करो अल्फा बीटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन कैसे बोल सकते हैं, हम लिखेंगे अल्फा -1 बीटा -2 ठीक है। और ये जो लाइन है ना इसका कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, ये लिख दो। नीचे इन्हीं का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कोई अंडर मत लगा देना, ठीक है। और यहां क्या करना है, माइनस का 2 टाइम्स लिखना। अब ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना, इसका कोफिशिएंट 1 इंटू पॉइंट का 1 प्लस y का कोफिशिएंट -1 इंटू इसका y -2, ठीक है, प्लस 5, ये वाला 5, इसको मैच करा लिया, अपने को अल्फा बीटा आ जाएंगे। अब इस पॉइंट को m, n ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं mn में दोबारा सिखा रहा हूं, जिन बच्चों ने कभी नहीं सीखा वो दोबारा देख लेना बेटा। m -1 अपॉन n -2 अपॉन नीचे इस लाइन का 1 इसका 2, x के कोफिशिएंट का 1 इसका 2 इजिकल टू में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बाहर की तरफ -2 लिखना, इस लाइन के कोफिशिएंट की इससे गुणा, x की 1 से गुणा, x का कोफिशिएंट 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस y का कोफिशिएंट 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस इसमें कांस्टेंट टर्म 0, ठीक है।
अच्छा, अब यहां से देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बच गया अपने पास में, दो, दो और एक तीन, तीन और पांच, पांच, पांच और ये दो दो कट गया तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तीन और पांच आठ, तो हमारे पास आ रहा है ओवरऑल -8 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा अल्फा -1 बराबर -8 और बीटा +2 बराबर 8। तो बीटा की वैल्यू आ गई 6 और अल्फा की वैल्यू आ गई -7। तो बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास -7, 6, सही है, -7, 6। ठीक है, फटाफट समझते चलना। ठीक है, -7, 6, आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 में से एक गया 3। अच्छा, -4, तो ये माइनस का 3, 3 दूनी 6, 6/5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा m-1 बराबर 6/5। गलत तो नहीं लिख लिया, सही लिखा है। ठीक है, 6/5। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू आ गई 11/5 आ गई ना। अब इधर आ जाते हैं, n + 2/2 बराबर में 6/5। कुछ तो कटेगा नहीं, यहां से हो जाएगा n बराबर में 12/5 - 2, तो माने 2/5। तो हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए कितने, 11/5, 2/5। ठीक है, फिर भी मैं एक बार अपने आंसर्स में भी चेक कर लेता हूं। ठीक है, 11/5 और 2/5 बराबर है। ठीक है, अब हमसे क्या चाहिए था, ये तो हमारा पहला काम हुआ, ये हमारा दूसरा काम हुआ। तीसरा अगले ने इक्वेशन ऑफ बीसी मांगी थी और हमारे पास 2 पॉइंट पड़े, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लूंगा, y -6 x + 7 और बीच में 2/5 -6 और नीचे 11/5 + 7। बाकी तो अब कर ही लेंगे, इक्वेशन बीसी आ गई। ओके सर, ये 0 हो सकता है क्या चीज, नहीं। ठीक है, तो ये मैंने कहा ना, जितनी एज बिल्कुल मैं आपके डाउट ले पाता हूं, बिल्कुल। अगर कोई स्पैमर नहीं होता ना तो ले पाता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। ठीक है सर, अब इक्वेशन निकालने में महारत हासिल हो गई है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ठीक है, कि हम जितनी कोशिश करेंगे ना, मेहनत करते करते हमारी गाड़ी निकल ही जाएगी। वेरी गुड आदर्श। आदर्श अपना काम करता रहता है। लाइन के अंदर वो एम बता रहा है, बताओ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट से। अगला, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ, क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ लाइन, ठीक है, क्या दे रखी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मीट्स पैरेलल लाइंस। ठीक है, कौन सी पैरेलल लाइंस, एक लाइन दे रखी है 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 9 और दूसरी लाइन दे रखी है 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एट कैपिटल P एंड Q। ठीक है, देन O डिवाइड्स PQ। ठीक है, इन रेशियो क्वेश्चन मार्क, इन रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, if a line passing through origin meets the parallel lines at PQ, then O divides in what ratio? In what ratio? ठीक है, अच्छा, ठीक है, किसी टाइम से बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। ठीक
ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है उसको चलते हैं जरा ध्यान से, है ना, इसको समझो क्या कहता है क्वेश्चन को। यहां देखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है एक लाइन जो है वो ओरिजिन से पास आउट होती है, ठीक है, और अगर आप दोनों लाइनों को देखते हैं ना तो जरा ध्यान से समझना, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये 9 है ना, अपना पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है ना, तो जरा x का 9 को पॉजिटिव करने पर x का साइन देखो पॉजिटिव है, y के आगे का साइन देखो पॉजिटिव है। x और y जब दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करती जाएगी। अब ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से कट करती जाएगी, तो आप इस लाइन को आंख बंद करके फर्स्ट क्वाड्रेंट से काटते हुए लिख दो कि ये जो लाइन है ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 है। ध्यान से सुनना है, पहले पूरी बात सुनना फिर अपने क्वेश्चंस को देना। सेकंड, ठीक है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल बदल रहा हूं चीजों को, आपको याद रहेगा, ठीक है। अगली लाइन आपको क्या दिख रही है, 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0, ये दिख रही है। अब मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 को मैंने उधर भेजा और इसको पॉजिटिव कर दिया, 6 को पॉजिटिव करना है। 6 को पॉजिटिव करते ही x के आगे का साइन नेगेटिव है, y के आगे का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट को कट करती हुई जाएगी। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन आप बस आंख बंद करके एक थर्ड क्वाड्रेंट को कट करते हो, कोई भी लाइन बना दो। क्वेश्चन वाले ने क्लियर बोल रखा है कि दोनों लाइनें पैरेलल है, तो लाइनें पैरेलल बनानी है अपने को, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो पहला काम, सही डायग्राम कैसे बनेगा, तो हमारी ये लाइन के नाम है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, कंफर्म। अच्छा, इससे मैंने लिखा x बाई माइनस 3 y बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 1, जिसे अपन कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे माइनस 3 लिखा है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस 3,0 हो गए, ठीक है। y के नीचे कितना लिखा है, माइनस 6, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, माइनस 6 हो गए। क्लियर है यहां तक की बात। अब इस तरफ आ जाओ, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन 9/4, 9 का भाग लगा कि 4 को अलग कर दिया, y अपॉन 9/2 इज इक्वल टू 1। याद है ना, इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जो x के नीचे 9/4 लिखा है, तो x पर कोऑर्डिनेट हो गए 9/4, 0, सही है। y के कोऑर्डिनेट हो गए 0,9/2। अब क्वेश्चन में अब आऊंगा मैं, पहला काम अभी तो मैं सिर्फ डायग्राम बना के सिर्फ डायग्राम को सही ढंग से फिल कर रहा था। अब क्वेश्चन पे आप आ जाओ, क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो आप आते ही समझ जाओगे खुद ब खुद कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन वाला आपसे उम्मीद कर रहा है कि एक लाइन जो ओरिजिन से गई है पास होकर के, वो इन दोनों को PQ पे काटती है। एक ओरिजिन से जाती हुई लाइन दिखा देते हैं, ठीक है, इन दोनों को PQ पे काटती है, मैंने ऊपर वाला पॉइंट P है, ये ओरिजिन है, ये Q है। अब क्या मांग रहा है, PQ को O किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब क्वेश्चन अब क्रिएट हुआ। तो पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन पूछ रहा है OP अपॉन OQ क्या होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी तक क्वेश्चन यही है, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है, यहां तक की बात तो आई रही होगी, ठीक है। अब ये समझना है OP अपॉन OQ क्या होगा। अच्छा, अब यहां कैसे निकाले सर OP अपॉन OQ, क्या हमारे पास में कोई सिमिलर ट्राइंगल का एक्टिविटी बन जाएगा। देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है ना, तो मुझे यहां से सिमिलर ट्राइंगल की फील आ गई, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अपन नाम वाम कुछ नहीं लिख रहे, ऐसे ही चल रहे हैं। इसमें ये हाइट 9/2 है बेटा, ये हाइट कितनी है 9/2, ये हाइट कितनी बेटा 6, हाइट 6, वो 9/2 है, ठीक है। तो याद है ना, सिमिलर ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड का रेशो जो होगा, है ना, ये साइड और ये साइड के रेशो के बराबर होगा। कुछ नाम अगर आप चाहते हो तो मैं उसको बोल दूंगा, ठीक है, जैसे इसका नाम अपन A रख लेते हैं, इसका कुछ B रख लेते हैं, इसका कुछ C, इसका D रख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे सिमिलर ट्राइंगल में जो फील आ रही है वो ये फील आ रही है कि आप मुझसे चाह रहे हो OP बाई OQ, ठीक है ना। वो एग्जैक्टली है ना, OP की साइड में कौन है OC, वो एग्जैक्टली OC बाई OB के बराबर हो जाएगा। अब OC कितना है मेरे दोस्त, OC है 6, तो 6 लिख देते हैं। OB कितना है 9/2, तो इसमें से 2 को अपन ऊपर ले चलते हैं, तो 6 इंटू 2/9, 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, तो आंसर हो जाएगा 4/3। तो आंसर इज बेसिकली 4/3, ठीक है। तो OP अपॉन OQ अगर किसी ने पूछा तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 3/4,
या 4/3? क्या कहते हो आप? जैसा आप बोलोगे मैं वैसा लिख दूंगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बता दो बस। आंसर नेगेटिव लाना है, पॉजिटिव लाना है, कैसा लाना है? 4/3 करेक्ट है, तो आंसर इज बेसिकली 4/3 करेक्ट। ठीक है ना भाई, मैंने अपनी साइड से बराबर लिखा है। ठीक है, आपने ध्यान से देखा, ओपी अपॉन ओक्यू है ना, ये साइड, ये छोटू ट्राइंगल और बड़का ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल का ओक्यू, अच्छा ओके, यहां देखो गड़बड़ होगी ना, यस एग्जैक्टली, देखो मैंने जैसे ही देखा मुझे भी पता चल गया, ओपी छोटू ये ऊपर वाले ट्राइंगल का है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा वाला है? जो ओबी है, ओपी ऊपर वाले ट्राइंगल का है, तो यहां ओसी अपॉन ओबी हो जाएगा ना, करेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट है ना, इनकरेक्ट नहीं लेके जाएंगे अपन, ओसी है ना, ओपी का ही, सॉरी ओपी का ही ओबी है, ओपी वाले ट्राइंगल का ही ओबी है, ठीक है, अपॉन में इसका ओसी है, ठीक है, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? ओबी हो जाएगा 9/2 अपॉन, है ना, ओसी इज 6, करेक्ट है क्या? 3/4 आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आंसर इज बेसिकली 3/4 करेक्ट। ये क्वेश्चन आईटी एडवांस में है, ठीक है, ओबी अपॉन ओसी। अब ऐसे क्वेश्चंस आप सोचो, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में लाइन लाइन से ये सब आना, ये अगर नहीं आएगा तो फिर तो तकलीफ कर देगा ये अच्छे से, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है लेट ए बी सी डी, ठीक है, बी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 4ax प्लस में 2ay प्लस में c इक्वल टू 0, 5bx प्लस में 2by प्लस में d इक्वल टू 0 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट and is equidistant from two axes, equidistant क्या मांग लिया इसने क्वेश्चन में? ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एक्सेस, मेरे को जो दिख रहा है मैं पहले तो वही लिख रहा हूं, ठीक है, टू एक्सेस, ठीक है, देन और फिर उसके बाद ये बोल रहा है, ऑप्शन खोले हैं 3bc माइनस 2ad इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन, 3bc प्लस में 2ad इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन, 2bc माइनस 3ad इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन, 2bc प्लस में 3ad इक्वल टू 0, चौथा ऑप्शन। हाँ भाई, अब इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है? हाँ, ओके, अब इनमें से कौन सा ज्यादा उत्तम रहेगा? ABCD 4 नॉन जीरो नंबर्स हैं, इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एक्सिसेस। ये बड़ी कमाल की बात कही है यार इसने, लाइन ये और ये अपने आप में चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये और ये दोनों चौथे क्वाड्रेंट में, एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एक्सिसेस, ठीक है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एक्सिसेस, दोनों एक्सिसेस से बराबर दूरी पर है, ओके, दोनों एक्सिसेस से बराबर दूरी पर है। इसका क्या मतलब निकाला जाए यार? अगर आप जैसा फटाफट से बता दो तो बहुत बढ़िया हो जाए, मजा आ जाए। ओके, हाँ तो आगे बताओ तुम तो, ठीक है, ABCD be the non-zero number if point of intersection of line 4ax plus में 2ay plus c equal to 0 and 5bx plus में 2by plus d equal to 0 lies in fourth quadrant and it is equidistant from two axes। क्या बात कह दी है पूर्णिम, ये वाली बात थोड़ी सी गड़बड़, लेकिन मजा आ गया, इतनी दूर तक भी सोच गए तो जरा सोचना। देखो जरा क्वेश्चन को समझते हैं, हमारी दोनों लाइनें फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा कोई भी,
अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये दोनों लाइनें जो हैं दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पर है, दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पर है, दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पर है, दोनों लाइनें बराबर दूरी पर है, एक्सिस से बराबर दूरी पर है। कि ये इस एंगल बिटवीन द लाइन ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये कुछ बहुत सारी बातें बताइए। ओके, प्रियांशु कह रहा है कि एक्स एंड वाई विल बी सेम बट अपोजिट साइन। एक कह रहा है मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई, मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है इंटरसेप्ट सेम होगा। विपुल कह रहा है कोइंसिडेंट एट 45 डिग्री, एंगल बिटवीन द लाइन इज 45 डिग्री। एक बंदा ये कह रहा है, एक सर कह रहा है वाई नेगेटिव होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेम इंटरसेप्ट होगा। सर कोइंसिडेंट कर जाए, बहुत सारी बातें धड़ाधड़ बोली है बच्चों ने, ठीक है ना। कोइंसिडेंट, देखो कोइंसिडेंट लाइन ये कैसे कह सकते हैं कोइंसिडेंट होगी? कोइंसिडेंट तो नहीं कह सकता। हां, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि दोनों लाइनें फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो कट रही होंगी कहीं भी, ठीक है ना। दोनों लाइनें इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एक्सिस है, दो अक्षों से बराबर दूरी पर है। अब दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पर है। ओके ओके, दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पर है। इसका मतलब ये कि हम यहां पर एक थोड़ा अगर आप क्रिटिकली सोचेंगे ना, एक बच्चा बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर होगा। एग्जैक्टली ये वाली बात फिर भी मेरे को कुछ जमी कि एक्चुअल में कि दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पर है। माने अगर ये वाली एक्स एक्सिस से इस लाइन की दूरी और एक्स एक्सिस से इस लाइन की दूरी बराबर है, ये तो कोई मीनिंग नहीं हुआ, ये तो काट रहे हैं एक्स एक्सिस को। तो एक्चुअल में बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरसेप्ट बराबर है। ना 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 ना, एक बच्चे ने ही सही बात पकड़ी है और ये बात, इसी बात पे अपन रोक के जाएंगे। देखो, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों से बराबर दूरी पर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो दोनों से बराबर दूरी पर है। ये इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात है। दोनों एक्सिस से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बराबर दूरी पर है। दोनों एक्सिस से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बराबर दूरी पर है, ठीक है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और अगर सर ऐसा है, माने आपके हिसाब से ये दूरी और ये दूरी सेम है ना, मैंने कहा हाँ, तो अगर सर मैं इसे अल्फा और इसे माइनस अल्फा बोलता हूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा माइनस अल्फा हो गया ना। हाँ, और अगर सर ये अल्फा कॉमा माइनस अल्फा हो गया तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके हिसाब से 4a अल्फा, ठीक है ना, प्लस के अंदर 2b, प्लस के अंदर क्यों, माइनस के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स वाई की जगह माइनस रखूंगा। माइनस का 2a अल्फा प्लस का c बराबर 0 होगा। और सर इसमें रखते हो तो सर 5b अल्फा और माइनस का 2b अल्फा प्लस का d बराबर 0 होगा। बिल्कुल होगा। यहां से सर 2a अल्फा इज इक्वल टू माइनस c होगा। यहां से 3b अल्फा, कितना, 3b अल्फा इज इक्वल टू माइनस का d होगा। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अल्फा की वैल्यू यहां से माइनस का c/2 है और यहां से अल्फा की वैल्यू माइनस का d/3b है। सर दोनों ही अल्फा है तो सर इक्वेट कर दो ना, माइनस का c/2a शुड बी इक्वलेंट टू माइनस का d/3b हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो माइनस माइनस प्लस करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3bc माइनस का 2ad बराबर 0 होगा। और है क्या कोई ऑप्शन? 3bc माइनस 2ad बराबर 0, माने ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। चलो बाकी अपन कल के दिन पे करते हैं, ठीक है। आज के दिन पे कराटे प्रॉब्लम सर्च कर करके खत्म करना, ठीक है, बाकी चीजें सर्च करके खत्म करना। चलिए।